हेलो गाइस, वेलकम टू वर्क नाइफ। और आज हम लोग एनालाइज करेंगे कुछ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने वेक्टर्स को जाना कि वेक्टर्स किसे बोलते हैं, वो क्या क्या लॉस फॉलो करते हैं, ट्रायंगल लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और एडिशन सब के लिए बेसिकली ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ भी हम लोग ने जाना अलग तौर से। ठीक है, उसमें भी हम लोग ने काफ़ी सीखा। तो इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे कि बेसिकली अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो ये फॉलो करते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट एडिशन। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है गाइज, आप लोग को सिर्फ फॉलो अप करते जाना है, सुनते जाना है और सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ऑलराइट, तो गाइज मैंने ऑलरेडी एक एडिशन के लिए एक पेज बना के रखा है कि मान लीजिए हमारे पास v1 वेक्टर है, v2 वेक्टर है। तो इनके बीच का एंगल हम लोग का थीटा पहले से दिया हुआ है, डिफाइंड है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, है ना, वो कैसे निकलता है और उसका फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, रिजल्टेंट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग इसमें थोड़ा एनालाइज करेंगे कि ये रिजल्टेंट होगा, ये मैक्सिमम कौन से थीटा केस में होगा, है ना, इसका कोई चांसेस होंगे क्योंकि cos थीटा है यहाँ पे। और उसी तरह से एक ऐसी भी सिचुएशन बनेगी जहाँ पे रिजल्टेंट जो होगा इनके बीच का, वो मिनिमम होगा, है ना, मिनिमम ऑफ ऑल द केसेस। वो कब होगा? ठीक है, तो उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो अगर आप लोग गाइस सोचे कि हम लोग के cos थीटा के कर्व के बारे में सोचे, तो cos थीटा का हम लोग का कर्व कैसा आता है? एक साइनोसॉइडल कर्व है, यानी पीरियोडिक फंक्शन है जो हर 2 पाई इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है। यानी अगर एक्स रेंज में बात की जाए तो उसकी कुछ ग्राफ ऐसे आती है। ठीक है, यहाँ पे क्रेस्ट ऑफ सब बराबर होता है, ये आता है यहाँ पे -1 से लेकर के +1 तक। यानी यहाँ पे इसका वैल्यू -1 है, यहाँ पे इसका वैल्यू +1 है। और हर 0 डिग्री यहाँ पे आता है, 90 इधर आता है, यहाँ पे 180 आता है। ठीक है, उसका 270 और 360। ठीक है, ये यहाँ पे 180 है, सॉरी गाइस, यहाँ पे 270 है। और ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पे बेसिकली यहाँ पे स्क्रीन क्रस्ट बन रहा है, वो अपना है 360 डिग्री। 360 डिग्री इज नथिंग बट 2 पाई। यानी बेसिकली इसका जो वैल्यू है cos थीटा का, ये cos थीटा का ग्राफ है y एक्सिस में और नीचे है x एक्सिस में थीटा। इसकी वैल्यू कहाँ से +1 से -1 तक के बीच में वैरी कर रही है। इसका मतलब अगर cos थीटा -1 से +1 के बीच में आ रहा है, तो हम लोग के पास रेंज की स्थिति क्या क्या बनेगी? या तो बनेगा कि अगर हम लोग ने लीस्ट केस में -1 रखा तो r का वैल्यू एक आएगा, वो बनेगा √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 इंटू कॉस थीटा दैट इज -1, दैट इज -2v1 v2। ये टर्म क्या बन जाएगा? -2v1 v2। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab का फॉर्मूला है क्या? ये बिल्कुल है। इसका मतलब उसको ऐसे v1 v2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ब्रैकेट स्क्वायर रूट तो है ही। इसका मतलब रिजल्टेंट का जो हम लोग का मॉडुलस का फॉर्मूला आ चुका है वो कुछ ऐसा आ चुका है, इज इक्वल टू v1 v2। यानी ये कब होता है? ये तब संभव है जहां पे रिजल्टेंट हम लोग का मिनिमम है फॉर थीटा इज इक्वल टू, लेट्स से cos थीटा इज इक्वल टू -1। इसका मतलब थीटा हम लोग का 180 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया? कहने का मतलब अगर इसको कॉमन सेंस भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग के पास दो वेक्टर्स है, एक है v1 वेक्टर और एक है v2 वेक्टर, और उनके बीच का एंगल है अपना 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल है 180 डिग्री। तो एकदम लाजमी सी बात है, इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा डायरेक्ट v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर होगा, है ना, मॉडुलस के साथ। ये अपना मॉडुलस ही है। इसका मतलब टुवर्ड्स, अगर हम लोग इस तरफ देख रहे हैं तो इस तरफ की जो डायरेक्शन है वहां पे आएगी v1 माइनस v2, और ये होगा क्या? रिजल्टेंट का एंगल। ठीक है, एकदम कॉमन सेंस से भी क्लियर है। ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग का दोनों परफेक्टली अपोजिट एंगल पे एक्ट करेंगे 180 डिग्रीज अपार्ट, जिससे हम लोग का रिजल्टेंट मिनिमम आएगा। क्लियर? बहुत आसान है, बहुत सिंपल भी है। उधर से एक सेकेंड केस भी बनता है हम लोग का कि अगर हम लोग का वो cos थीटा है उसकी वैल्यू +1 कर दी जाए। इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो फॉर्मूला हम लोग जाना, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 इंटू कॉस थीटा वॉज +1। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है? नथिंग बट v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर है ना। लास्ट केस में v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर था, वो होगा r इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। इसका मतलब स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लोग का r आ जाएगा v1 प्लस v2। ठीक है, यानी जो रिजल्टेंट हम लोग का है इस केस में मैक्सिमम, वो कब बन रहा है? वो तब एग्जिस्ट कर रहा है जब cos थीटा का वैल्यू +1 है। cos थीटा +1 कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है। ठीक है, आप लोग को प्लॉट भी फिर से दिखा रहा हूँ लास्ट स्लाइड का। cos थीटा कर्व देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है cos थीटा का, इस पॉइंट पे cos 0, इस पॉइंट पे ओरिजिन पे, वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? x 0 है तो y कितना है? +1। इसका मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट हम लोग का मैक्सिमम आ रहा है। कहने का मतलब हम लोग का जो, अगर दो वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे बनाते हैं गाइस, हम लोग के पास अगर v1 इस तरफ है, ठीक है, v1 हम लोग वेक्टर इधर बना रहे हैं, और उसी सेम डायरेक्शन में हम लोग का अगर v2 भी है, इसी डायरेक्शन में v2 भी है, ठीक है, दूसरे कलर से आप लोग सोच सकते हैं, तो हम लोग के पास जो रिजल्टेंट होगा उसका मैक्सिमम केस एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे v1 और v2 की क्वांटिटीज फिक्स्ड है और उनका वैल्यू है
सिंपली मॉडुलस ऑफ देयर फंक्शंस का सब एडिशन, ठीक है, अंडरस्टूड। ये अपना था सिंपल, थोड़ा सा जानना था एडिशन के बारे में। और हम लोग ने कुछ और भी इसके बारे में जाना था कि ये जो वेक्टर्स होते हैं एडिशन के, वो बेसिकली 3 लॉज भी फॉलो करते हैं। हम लोग अगेन हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर से लिख लेते हैं गाइस कि ये 3 लॉज फॉलो करते हैं। इसे इन्हें क्या क्या नाम दिया गया है? इन्हें नाम दिया गया है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? एक होता है कम्यूटेटिव लॉ तो होता ही है, इसके साथ 2 लॉज और आते हैं। एक तो हम लोग का ये एसोसिएटिव भी होता है कम्यूटेटिव के साथ, ठीक है, तो उसको हम लोग रख सकते हैं इसके अलग से एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। जब लोग एसोसिएट करते हैं, हम लोग जानते हैं, तुरंत जानेंगे इसके बारे में क्या क्या होता है ये एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कोई भी बोल सकते हैं। और एक और लॉ ये फॉर्म करता है, ये फॉलो करता है वेक्टर्स के जो एडिशन है, वो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये आगे के बहुत सारे क्लासेस में आएंगे, इनफैक्ट अभी वेक्टर्स में आप लोग देख रहे हैं, आगे चल के मैथ्स के भी बहुत चैप्टर्स में आते हैं, फिजिक्स में भी बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज हैं जो ये तीनों लॉ फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग बार बार इसकी चर्चा करेंगे, जिससे हम लोग को आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कहने का मतलब कम्यूटेटिव लॉ इज सिंपली नथिंग बट ए वेक्टर में अगर बी वेक्टर ऐड करे, वो दैट विल बी परफेक्टली इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यानी आप लोग इसको रीअरेंज करके उल्टा करके भी लिखें तो हम लोग के दोनों केसेस में वेक्टर्स का जो एडिशन है वो बराबर आएगा, ठीक है। उसी तरह से एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है गाइस? एसोसिएटिव लॉ करता है कि अगर आपके पास 3 क्वांटिटीज है, 3 फिजिकल क्वांटिटीज है, वेक्टर्स हैं, उनको आप अलग अलग करके ऐड कर रहे हैं, एसोसिएट उसको रीअरेंज करके ऐड कर रहे हैं, दैट विल बी अगेन परफेक्टली इक्वल टू a plus b plus c वेक्टर व्हेन टेकन इन डिफरेंट ऑर्डर। a plus b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ठीक है। ये अपना एसोसिएटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था कि स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग a plus b को, तो वो भी अपना किसके बराबर आता है? ma plus mb के बराबर, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये अपने तीनों लॉज हैं। ये क्या? वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन फॉलोज दीज 3 प्रॉपर्टी, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये अपना था बेसिकली वेक्टर एडिशन के कुछ एनालाइज हम लोग कर रहे थे, उसमें हम लोग ने ये सब कुछ प्रॉपर्टीज को देखा जाना, ऑलराइट। तो हम लोग अब बढ़ते थोड़ा सा बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में भी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के बारे में अगेन हमने एक स्लाइड बनाया हुआ है गाइस ऑलरेडी कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर, ठीक है, ये प्लस v2 वेक्टर है, तो अगर हम लोग को हम लोग को नए चीज की आवश्यकता पड़े, जैसे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता पड़े v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, उसको लोग डायरेक्ट अलग से उसके लिए कुछ फॉर्मूला नहीं ड्राइव करना है, सिंपली आप उसको एज एडिशन को में रिप्रेजेंट कर सकते हैं v1 वेक्टर प्लस माइनस v2 वेक्टर, यानी v1 वेक्टर में आपको माइनस v2 वेक्टर को ऐड कर देना है। और हम लोग को तो ऑलरेडी पता है गाइस कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है, लेट से 5 मीटर पर सेकेंड जा रहा है किस तरफ, लेट से हम लोग थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं और अच्छे से सोचते हैं, हमारे पास अगर कोई लेट से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेक्टर है, ठीक है, उसको हम लोग सिंपली निगेट करके देखेंगे, उसको नेगेटिव करके देखेंगे। हम लोग के पास कोई एक वेलोसिटी है, कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट वो लेट से 5 मीटर्स पर सेकेंड में नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है ना, ये v1 वेक्टर है फॉर एग्जांपल, ये इसको हम लोग कुछ अलग नाम देते हैं, लेट से a वेक्टर है, तो इसके लिए माइनस a वेक्टर क्या होगा पता है? एकदम सिंपली ऑपोजिट टू इट, परफेक्ट है ना। माइनस इसका माइनस a वेक्टर क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड एज इट वेल सेम रहेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? साउथ की तरफ हो जाएगा। ये अपना सिंपली नेगेशन ऑफ वेक्टर्स का एक सिंपल सा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, रूल है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें, हम लोग पास वेक्टर्स v1 एंड v2 है, कमिंग बैक टू टॉपिक, तो माइनस v2 वेक्टर क्या हो जाएगा? इस साइड में हो जाएगा, और इनको अगर हम ऐड ही कर देंगे तो हम लोग को वो रिजल्टेंट दे देगा एज दिस थिंग, ठीक है। यानी हमारे पास v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर होगा नथिंग बट v1 प्लस ऑफ माइनस v2 वेक्टर। और अगेन यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, रिजल्टेंट आएगा that will be the diagonal of the parallelogram that is formed between these two vectors, वो उसका फॉर्मूला क्या दिया जाता है? r वेक्टर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा, ठीक है। ये माइनस ही का सिंपली चेंज था, ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स था यहाँ पे प्लस 2v1 v2 cos थीटा था, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? ये जो थीटा जो एंगल होता है उस एंगल का ही खेल है। नाउ व्हाट इज द न्यू एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स? दिस इज नथिंग बट पाई माइनस थीटा, यानी अगर हम लोग cos थीटा को सिंपली cos पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि एडिशन तो है नहीं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये cos पाई माइनस थीटा क्या बन के आएगा? माइनस cos थीटा, जो हम लोग को अगेन यही फॉर्मूला तक ले पहुंचाएगा, ऑलराइट। तो ये अपना सिंपली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है। इस पे अगर हम लोग वो 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें जो हम लोग ने जाना, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, तो उसको वेक्टर करता है फॉलो नहीं करता, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन उसे फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब हम लोग के पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ था, जो वेक्टर एडिशन में फॉलो किया जा रहा था,
वो क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वो इस केस में संभव नहीं होगा, ठीक है। यानी ए प्लस बी वेक्टर जो था, जो एग्जिस्ट कर रहा था वहां पर, इस सब्ट्रैक्शन में वो काम नहीं आएगा। दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना। पूरा इसका फॉर्म मतलब ही चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब हम लोग के पास ए वेक्टर, मान लो गाइस ये ए था और ये बी था, ठीक है, ये ए था ये बी था, तो ए माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी को उल्टा करना होगा, है ना, और उसके बाद इनका डायगोनल ले लेना होगा। यानी ये हम लोग का ए माइनस बी वेक्टर बन के आ रहा था, करेक्ट, ये हम लोग का रिजल्टेंट आ रहा था। लेकिन अगर दूसरा केस बन जाए, जैसे हम लोग के केस में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो बी तो हम लोग का एज इट इज रहेगा, है ना, बी तो हम लोग का एज इट इज रहेगा, लेकिन जो हम लोग का इस तरफ ए था, वो ए के लिए हम लोग को उसको पीछे उल्टा करना होगा और वो बन जाएगा कुछ ऐसा, दैट इज ए वेक्टर का इस डायरेक्शन में माइनस साइन में। अगेन इसका हम लोग को अगर हमको रिजल्टेंट निकालना हो तो इसके पैरेललोग्राम को फॉर्म करना होगा और इसका जो डायगोनल होगा वही हम लोग का रिजल्टेंट बनेगा और वो बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, ए वो का माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ये अपना आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। तो क्या ये R1 और R2 सेम है ना, R1 R2 सेम है क्या, बिल्कुल सेम नहीं है, रिजल्टेंट दीज टू आर डिफरेंट, यानी वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरे से सेकंड प्रॉपर्टी एक और देखते हैं, जो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ था, है ना, तो हम लोग ने बेसिकली ऐड करा था साथ साथ में, वो a माइनस बी माइनस सी करके था, है ना। तो अगेन आप फिर से बताएंगे गाइस, क्या वो a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी को अगर हम लोग डिफरेंट केसेस में अरेंज कर दें उसके बराबर होगा क्या, ठीक है, ब्रैकेट बस चेंज कर दिया, इसके बराबर होगा क्या, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा ये, है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि सेम आप लोग फिर से ट्राई कर सकते हैं, इसमें आपको होमवर्क दे सकता हूँ गाइस, आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर पे। आप तीन वेक्टर्स को कंसीडर करेंगे, लेट से आप कोई भी लोग, ये एक ए वेक्टर ऐसे कर लो, बी वेक्टर ऐसे कर लो, सी वेक्टर ऐसे कर लो, जैसे आप लोग की मर्जी, ठीक है। और इसमें आप चेक करके देखिए, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसमें आप करिए पहले बी माइनस सी करिए, है ना, बी माइनस सी के लिए आपको क्या, सी को उल्टा करना पड़ेगा और इनके बीच का रिजल्टेंट कुछ निकालना होगा, है ना, बी माइनस सी आएगा, बी इधर आ जाएगा, तो इसके लिए इस पैरेललोग्राम को फॉर्म करेंगे और ये आ गया हम लोग का बी माइनस सी, उसके साथ आपको क्या करेंगे, इसको फिर माइनस करके ए के साथ ऐड करेंगे, दैट इज इसको अगेन आपको उल्टा करना होगा और ए के साथ इसको करना होगा रिजल्टेंट, ये इसको रिज्यूम कर लीजिए, इस डायरेक्शन में कुछ आएगा, ठीक है, ये हम लोग का ए माइनस बी माइनस सी आएगा। तो आप लोग को क्या करना है, इसको उल्टे केस में भी चेक करना है और बताना है क्या दोनों सेम आ रहे हैं। तो अगर आप लोग नोटिस करेंगे, आप लोग उसको फॉर्म करेंगे, तो पता चलेगा कि ये भी गलत है, यानी दीज टू वेक्टर्स आर नॉट एट ऑल इक्वल, यानी ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये अपना था सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी एक और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए हम लोग के पास दो वेक्टर्स का डिफरेंस आ रहा है, ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है, और उसको परफेक्टली हम लोग मान लीजिए इक्वल कर देते हैं ए प्लस बी वेक्टर से। ये कौन से केस में पॉसिबल है, ठीक है, देखते न्यूमेरिकली क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडुलस ले लेते हैं, मॉडुलस यानी उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये कौन सा केसेस में पॉसिबल है ये भी हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। इनफैक्ट आप लोग को क्वेश्चंस भी बन सकता है इस पे, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी वेक्टर हम लोग ने जस्ट जाना, वो था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। जैसे ए प्लस बी वेक्टर का हम लोग का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, करेक्ट है। तो ये कौन से केसेस में संभव है, ये कौन से केसेस में संभव है, तो आपको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा बोथ साइड्स में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन बन के आया, ठीक है। ए स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, क्योंकि तो मैग्नीट्यूड ही है, सिंपल वेक्टर तो है नहीं, तो हम लोग सिंपली माइनस कर सकते हैं स्केलर की तरह, ये कट जाएगा, तो हम लोग के पास यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2ab cos थीटा, यानी इस माइनस 2ab को इधर भेजें तो हम लोग के पास आ जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये कब संभव है गाइस, जब हम लोग का cos थीटा 0 हो, यानी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, परफेक्ट। कहने का मतलब आप ये सोचिए, हम इसको फिर अगेन हम लोग एक और इसको डिजाइन लेआउट से करके देखते हैं। हमारे पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर बी वेक्टर, सो दैट जो एंगल वो बना रहे हैं उनका हम एंगल, उनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, मान लेते हैं 90 डिग्री है, और ये कोई भी वेक्टर्स हो सकते हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड होना ही नहीं, क्योंकि cos थीटा अगर 90 हो गया तो उसी केस में बात कर रहे हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर पहला केस है, इनको क्या करना है, पहले केस में इनको ऐड करना है और दूसरे केस में इनको सब्ट्रैक्ट करना है ना, तभी ना हम लोग को बोल रहा था कि
ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर को बराबर कब कौन से केस में होगा। मान लेते हैं इन लोग का मैग्नीट्यूड सेम है और इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, यानी ए प्लस बी वेक्टर इस केस में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली, अगर ये हम लोग का रेक्टेंगल है ना, पैरेलल, ये स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम होगा रेक्टेंगल। मैग्नीट्यूड तो जरूरी नहीं है सेम हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है, लेकिन अगर ये ऑब्वियसली ये 90 डिग्री बीच में फॉर्म कर रहा है तो हम लोग का वो रेक्टेंगल होता है, दैट इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। इट्स वन ऑफ द एंगल्स, या बेसिकली सारे एंगल्स उसके 90 डिग्रीज होते हैं। और राइट, हम लोग का रिजल्टेंट हो गया एडिशन का। और उसी तरह से ए माइनस बी वेक्टर यानी बी को उल्टा करना पड़ेगा और वो उसको इस तरफ एक्सटेंड करके माइनस बी वेक्टर करेंगे। अगेन ये भी रेक्टेंगल ही होगा क्योंकि अगेन ये एंगल तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज अगेन इट विल बी 90 डिग्री, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट बनेगा कुछ इस तरफ, यानी ये आएगा इसका ए माइनस बी वेक्टर दिस साइड, ठीक है। R2 वेक्टर ये आएगा R एडिशन, या इसको हम R1 भी बोल सकते हैं। तो इनका क्या करना है, सिंपली इनका मैग्नीट्यूड बराबर करना है ना, क्योंकि हम लोग ने कंडीशन क्या रखा था, a प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू a माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस। कब संभव है, जब थीटा इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए रिजल्टेंट का, है ना, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड सेम। ये कब पॉसिबल है, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। ये तो सिंपली आप लोग क्वेश्चन में बना सकते थे, ठीक है। तो गाइस इसी तरह से हम लोग का आज का एक लेक्चर क्लास कंप्लीट होता है। थोड़ा से हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ पे फिर से चर्चा की। हम लोग ने देखा कि एडिशन केस में रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है ना, मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है। तो मिनिमम में जाना जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है, दैट इज परफेक्टली अपोजिट। मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 होता है ना, थीटा का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब मैक्सिमम आर इज पॉसिबल, ठीक है। उस तरह से हम लोग ने ये तीनों लॉस भी देखे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आगे भी आएंगे और चर्चा होगा। और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स को भी अच्छे से रिविजिट किया, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।